हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मतलब इसमें पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग में यूज होने वाले बेसिक टर्म कौन कौन से हैं। तो पहले हम इसमें क्या स्टडी करेंगे वो देखते हैं। देखो, मतलब कुछ ऐसे आधारभूत लेखांकन शब्द हैं जिसका प्रयोग बिजनेस में किया जाता है। ठीक है, तो उनको बिजनेस में यूज करने से पहले ना उनका मीनिंग पता होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी कौन सी है, बिजनेस ट्रांजिशन। तो नाम से क्लियर है, व्यावसायिक लेन देन। देखो हमने पहले क्या किया था फर्स्ट चैप्टर में, आइडेंटिफाई ट्रांजिशंस, है ना, आइडेंटिफाई ट्रांजिशंस। इट मीन्स जिसको मनी की फॉर्म में मेजर करते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर की है उन्हीं की हम सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हैं, वही पढ़ा था ना। अब ये बात आती है कि बिजनेस ट्रांजिशन मतलब कौन कौन सी हम मेज़र कर पाएंगे कि कौन सी ट्रांजिशन हमारे बिजनेस नेचर की है। ठीक है, तो उसमें देखते हैं। देखो, व्यावसायिक बिजनेस लेन देन एक ऐसी आर्थिक, पहले तो ये बिजनेस ट्रांजिशन कैसी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ वर्ड आता है तो वहाँ हम क्या लगा के चलते हैं कि उसका सर्वप्रथम टारगेट किस पे होते हैं, मतलब उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी लेके चलते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या आता है, प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, प्रॉफिट को अर्न करना। और जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन लेता है। देखो, अगर फाइनेंशियल पोजीशन इट मीन्स वित्तीय स्थिति आ जाए तो आपको क्या लगा के चलना है कि ऐसा लेन देन जिससे असेट में, लायबिलिटीज में, कैपिटल में चेंज आता है। ठीक है, अगर देखो स्टूडेंट इस बात को ध्यान में रखो, अगर फाइनेंशियल पोजीशन का नाम आ जाए तो तीन चीज़ों में चेंज होगा। एक तो एसेट में, ठीक है, फिर होगा हमारी लाइबिलिटीज़ में, फिर होगा हमारी कैपिटल में। तीन चीज़ में तीन उसमें होगा, एक तो एसेट में, एक लाइबिलिटीज़ से और एक कैपिटल से। तो इसी को हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन, है ना। और फाइनेंशियल पोजीशन ये किसकी है, बिजनेस की। तो ये कौन सी आएगी, बिजनेस ट्रांजिशन कहलाएंगी। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ा इसका मीनिंग क्या है। अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स क्या होती है। देखो बच्चों, एक बात को ध्यान में रखो, जो फीचर्स होती है वो उसके मीनिंग से निकल के आती है। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, इसकी मीनिंग में यह एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक क्रिया है। अब बात आती है, आपको पता होना चाहिए, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, है तो इजीली समझ जाओगे। अदरवाइज मैं आपको बता रही हूँ, यह एक इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ है। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, जो धन कमाने के लिए की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कौन सी एक्टिविटी जैसे होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे माल का क्रय और विक्रय नगद या उधार में किया जाता है। जैसे गुड्स है, आपने बनाई, आप उसका परचेज करोगे या सेल करोगे। ठीक है, कैश में करोगे या नॉन कैश में करोगे। नॉन कैश का मतलब क्या होगा, क्रेडिट, मतलब उधार में कर रहे हो। ये जब कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है या बैंक से कोई भी हम उधार लेते हैं और उस अमाउंट पे क्या लगाते हो, इंटरेस्ट लेते हो, तो वो सारे सारे ट्रांजिशन कैसी आ जाएगी, बिजनेस ट्रांजिशन। अब तुम्हें क्लियर हो गया कि बिजनेस ट्रांजिशन क्यों है। देखो, सैलरी है, सैलरी क्यों दे रही है, क्योंकि आपके बिजनेस को काम कर रहा है एम्प्लॉय, तभी तो आप उसको सैलरी दे रहे हो ना। तो वो सारी किससे लिंक है, धन कमाने के लिए तो की जा रही है ना वो सारी एक्टिविटीज। तो बिजनेस ट्रांजिशन की पहली फीचर्स क्या होती है, यह एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर नेक्स्ट देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, लेन देनों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें हम जो लेन देन होते हैं उसको दो भागों में बांट सके, वो हमारी क्या कहलाएगी, बिजनेस ट्रांजिशन कहलाएगी। अब दो भागों में, एक तो एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी है, मतलब जो बाहरी सोर्स जो, जैसे आपके स्कूल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो सारी क्या आएगी, इंटरनल। ठीक है, और आपके स्कूल से बाहर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल। तो इसी तरह से बिजनेस लेन देनों को दो स्वतंत्र इकाइयों के बीच किया जाए तो उनको क्या बोलोगे, जैसे भारी लेन देन दो स्वतंत्र इकाइयों के बीच हुई आर्थिक क्रिया को कहा जाता है। इसने क्या बोला, मतलब ऐसे लेन देन जो दो बिजनेस, जैसे मान लो दो बिजनेसमैन है, ए और बी, अगर ऐसी एक्टिविटी जो दो पर्सन के बीच हो रही है या दो बिजनेस के बीच हो रही है, या दो यूनिट के बीच हो रही है, तो वो क्या कहलाएंगी, आपकी बिजनेस ट्रांजिशन। ठीक है, और वो सारी आपकी बिजनेस ट्रांजिशन कहलाएगी। और वो किसका पार्ट होगी, एक्सटर्नल का। किसका पार्ट होगी, एक्सटर्नल का। एक्सटर्नल मतलब आपने
अकेले ना करके किसी और व्यक्ति के साथ कर रहे हो, या किसी और फर्म के साथ कर रहे हो, या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, तो वो सारी इसमें आएगी एक्सटर्नल में। मतलब खुद ना करके आप किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सारी किसमें आएगी, एक्सटर्नल में। और इंटरनल में क्या आएगी, इंटरनल ऐसे लेन देन को कहा जाता है जो एक ही व्यवसायिक इकाई के अंदर की जाती है, मतलब एक ही बिजनेस के अंदर करते हो, वो सारी हमारी किस में आएगी, इंटरनल ट्रांजिशन में आएगी। ठीक है। जैसे स्थायी संपत्तियों पर लगाया गया हरास, मतलब अगर मान लो आपकी जैसे यहाँ पे हरास का मतलब क्या है, जैसे आप इस मान लो आप एक टेबल को यूज कर रहे हो, तो 1 साल के बाद मान लो वो टेबल आपने 5,000 रुपये की खरीदी है, तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू मतलब वो घिस जाएगा, थोड़ा सा यूज करोगे आप, तो वो 5,000 का तो नहीं बिकेगा ना, मान लो वो 4,000 का बिका है, तो इट मीन्स जो 1,000 तुमने कम लिए है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन कहलाएगा। और वो जो एक बिजनेस के अंदर ही हुआ ना, लॉस तो हुआ, लेकिन वो क्या हुआ, एक बिजनेस के अंदर ही हुआ, या फिर एक स्कूल के अंदर हुआ, उसके उस ट्रांजेक्शन आपने किसी दूसरे सेकंड पर्सन के साथ तो नहीं की है, या किसी सेकंड बिजनेस के साथ तो नहीं की है, तो वो सारी क्या कहलाएगी, जो एक ही यूनिट के अंदर होती है वो कहलाएगी हमारी इंटरनल ट्रांजिशन। ये तो सेकंड पॉइंट होता है। फर्स्ट क्या हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल। थर्ड में जिससे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है। देखो जब हमने मीनिंग पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल पोजीशन मतलब वित्तीय स्थिति में जो चेंज आता है, जिससे एसेट में, लायबिलिटी में, कैपिटल में चेंज आता है, तो इसमें भी वही आ जाएगा। देखो जो फीचर्स निकलती है वो डेफिनेशन में से ही निकलती है, तो इससे वित्तीय स्थिति में चेंज आता है, जिससे एसेट में, लायबिलिटीज में और कैपिटल में चेंज आता है। फिर नेक्स्ट है ऐसा परिवर्तन जिसे मनी के फॉर्म में मेजर कर सके, ऐसा ट्रांजिशन जिसको हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सके, वो सारे क्या कहलाएंगे, हमारे बिजनेस से ट्रांजिशन। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, और जिसको हम मनी के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते वो हमारी बिजनेस ट्रांजिशन नहीं कहलाएगी। जैसे मान लो एक मैनेजर है, उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, अब वो जो रिटायरमेंट है हमें ये पता है, वो मान लो वो अच्छा कैपेबल पर्सन है, उसमें अच्छी क्वालिफिकेशन है, वो काम को अच्छी एफिशिएंट ढंग से कर रहा है, अब वो रिटायर्ड हो रहा है, तो हमें तो पता है कि उस जैसा क्वालिफाइड बंदा या इंटेलिजेंट बंदा हमें कोई और मिल नहीं सकता। तो डेफिनेटली यार हमारे बिजनेस में मतलब इन फ्यूचर लॉस तो होगा, बट वो कितना होगा उसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं मनी के फॉर्म में, तो वो हमारी क्या नहीं कहलाएगी, बिजनेस ट्रांजिशन नहीं कहलाएगी। मान लो उसी टर्म को अगर हम मनी की फॉर्म में मेजर कर लेते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, बिजनेस ट्रांजिशन। तो इसके 4 फीचर है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकेंड इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल 2 टाइप्स, थर्ड इज फाइनेंशियल पोजिशन चेंज, एंड फोर्थ इज मनी की फॉर्म में इसको मेजर कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा बिजनेस ट्रांजिशन। फिर सेकंड होता है इवेंट क्या होता है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, इवेंट क्या होता है। देखो इवेंट किसी लेन देन का या निष्कर्ष या परिणाम होता है, मतलब जो बिजनेस ट्रांजिशन हमने की थी अगर उसका कोई कंक्लूजन निकल जाए या रिजल्ट निकल जाए, जैसे मान लो आपने 10th क्लास में पढ़े हो तो उसका रिजल्ट निकला ना, तो वो एक इवेंट हो गया। तो इस वो तो चलो तुम्हारा वैसे ही है कॉमन लैंग्वेज में, बट यहाँ पे मान लो कोई भी ट्रांजिशन कर रहे हो, ट्रांजिशन का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया। अब उसका कोई रिजल्ट निकले ना, तो वो क्या निकले कहलाएगा, आपका इवेंट है। देखो एग्जाम्पल लिया है इसने, उदाहरण के लिए सचिन ने 5 लाख रुपए की पूंजी लगाकर एक बिजनेस आरंभ किया। उसने 4,000 रुपये का माल नगद क्रय किया। इस माल का 3/4 भाग 3,80,000 में बेच दिया। उसने ₹20,000 गोदाम के किराए दिए। उपरोक्त से निम्नलिखित परिणाम निकाले जा सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे ट्रांजेक्शन कितनी हुई, ये एग्जाम्पल लिया है। सचिन ने 5 लाख रुपए की पूंजी लगा ली और उसने 4 लाख रुपए का माल नकद क्रय किया, और इस माल का 3/4 मतलब 4 लाख का 3/4 करोगे तो कितना आएगा, 3 लाख। तो 3 लाख को आपने कितने में बेच लिया, 3,80,000 में बेच दिया, और उसमें गोदाम के किराए के आपने 20,000 रुपये दिए। तो ट्रांजेक्शन तो सारी है। ट्रांजेक्शन कितनी होगी हमारी, इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख इन द बिजनेस, ये भी ट्रांजेक्शन है। परचेजिंग ऑफ गुड्स 4 लाख का आपने माल खरीदा, ये भी ट्रांजेक्शन है। फिर नेक्स्ट है मेकिंग कैश सेल्स ऑफ 3,80,000, मतलब इसमें से आपने कितना सेल किया, 3,80,000, ये भी आपकी ट्रांजेक्शन है। पेमेंट ऑफ गोडाउन रेंट 20,000, ये भी आपकी ट्रांजेक्शन है। तो ये तो आपकी सारी ट्रांजेक्शन हुई। अब सेकंड बाइट है इवेंट कौन सा होता है।
अब जो भी ट्रांजिशन आपने की थी, कितनी ट्रांजिशन थी, ए बी सी डी। अब इसका कोई कंक्लूजन निकले या रिजल्ट निकले तो वो क्या कहलाएगा, आपका इवेंट कहलाएगा। अब निकालते हैं। लाइक हमारी पहले थी कितनी, देखो कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे ये था आपका 5 लाख रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया, ठीक है, और उसने 4 लाख रुपए का माल नकद किया है। इस माल का 3/4 भाग 3,80,000 में बेच दिया, तो उसने 20,000 रुपये गोदाम की किराए की दिए। तो इसका इवेंट क्या निकला, मतलब प्रॉफिट आपको इस ट्रांजेक्शन में आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 60,000 का प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे 60,000 का प्रॉफिट कैसे निकालोगे वो देखो। देखो आपने कितने का बेचा है, 3,80,000 में, 3,80,000 में आपने बेचा है। खरीदा कितना था, खरीदा कितना था, देखो मैं बता रही हूँ इसको, देखो अब ध्यान से यहाँ पे देखते हैं इसको। देखो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, यहाँ पे इवेंट क्या हुआ आपका, 60,000 हुआ। इवेंट कितना हुआ, 60,000 का हुआ। ये कैसे निकलेगा, ये मैं बता रही हूँ। देखो आपने सेल कितना किया, सेल कितना किया है आपने, 3,80,000 का किया है, ठीक है। और आपने खरीदा कितने था, खरीदा मैंने 4 लाख का खरीदा था, बट इसका 3,4 बेचा था ना मैंने, तो कितना बेचा मैंने, ये आ जाएगा 3 लाख। मतलब खरीदा कितने में था आपने, 3 लाख का खरीदा था, तो परचेज प्राइस क्या हुआ आपका, क्योंकि ना 4 लाख का तो तुमने खरीदा था, बट तुमने बेचा कितना, 3/4। 3/4 तो 4 लाख का 3/4 करोगे तो कितना खरीदा था आपने, 3 लाख खरीदा था, ठीक है। और कितने में बेच दिया आपने, 3,80,000 में बेच दिया, बट आपने इसमें खर्चा भी किया है, तो वो कितना आ जाएगा, पेमेंट ऑफ गोडाउन। ये 3,80,000 मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये बेचा आपने, बट आपने पेमेंट ऑफ गोडाउन की भी की है, पेमेंट ऑफ गोडाउन की है। वो कितनी की थी क्वेश्चन में, 20,000। तो इट मीन्स आपका कितना एक्सपेंसिव हो गया, 3,20,000 का। और आपने बेच कितने दिए में, 3,80,000 में। तो कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब आपने कॉस्ट तो कितनी लगी आपकी, 3,20,000 की, बेच दिया उसको 3,80,000 में। इट मीन्स 60,000 का क्या होगा, आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये रिजल्ट निकला ना हमारा उस ट्रांजिशन का, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इवेंट कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट में देखो 5 लाख का हमने, देखो ये था हमारा, मतलब कितना बच गया लास्ट में, देखो 4 लाख का 3/4 तो बेच दिया, बट 1/4 रह गया, है ना। 3 लाख का 3/4 तो तुमने बेच दिया, रह गया कितना, क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब क्या होती है, जो आपका लास्ट में बिकने से रह जाता है, ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी, जो आपके लास्ट में बिकने से रह जाता है। तो 4 लाख का 3/4 तो आपने बेच दिया, ठीक है। तो 4 लाख का 3/4 तो बेच दिया, बट 1/4 रह गया। तो 1/4 करोगे तो ये क्या आएगा आपका, 1 लाख। 1 लाख क्या होएगा आपका, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्या होगी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिर नेक्स्ट देखो, अब हम क्या निकालेंगे, कैश बैलेंस निकालेंगे। कैश बैलेंस का वही है मतलब है ना कि कितना है हुआ हमारा रिजल्ट कितना, तो कैश बैलेंस भी बचा होगा हमारे पास। देखो कैपिटल, अगर आप, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमने सोल्व किया, ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब हमें इसमें कैश बैलेंस भी निकाल सकते। कैश बैलेंस क्या हुआ हमारा, इवेंट हुआ। इवेंट क्या, जो हमारा रिजल्ट निकलता है, ठीक है, जो हमारा रिजल्ट निकलता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको सोल्व करके। देखो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना किया हमने क्वेश्चन में, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना किया, 5 लाख की पूंजी लगाई थी तुमने, ठीक है। उसमें तुमने नकद बिक्री की, मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब कैश के फॉर्म में ना 5 लाख रुपए, और तुमने नकद बिक्री की थी, उसको ऐड कर दो। कैश सेल की थी, कैश सेल मतलब नकद बिक्री की थी, वो कितने की थी तुमने, वो की थी मैंने 3,80,000 की। तो इट मीन्स 3,80,000 तुम्हारा कैश के रूप में आ गया,
है ना। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8,80,000 होगा। बट इसमें से हमारा यूज भी तो हुआ ना। यूज कितना हुआ परचेज करने में, भाई परचेज करोगे तो पैसा जाएगा ना। और गोदाम की पेमेंट करने में तो 3,20,000 इसमें से लेस हो जाएगा। 3,20,000 आपका ये सारा एक्सपेंसिव था, लेस कर दोगे। मतलब 3,20,000 कैसे निकला, परचेज का था 3 लाख रुपए, ठीक है, ये था। और गोदाम रेंट था, गोडाउन रेंट था 20,000 रुपये। इट मीन कितना बैलेंस आया, 3,20,000। इस अब 3,20,000 को इसमें से लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा। आप 8,80,000 में से 3,20,000 करोगे तो ये आ जाएगा 4,60,000। ये क्या है आपका कैश बैलेंस, कैश बैलेंस। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। ये तीसरा पार्ट हो गया। अब देखो ये भी हमारा इवेंट हुआ। अब हम लास्ट में कैपिटल भी तो निकाल सकते हैं कि कितनी हमारी कैपिटल बच गई। कैपिटल कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। देखो कैपिटल हमारी वैसे कितनी लगाई थी हमने, 5 लाख की लगाई थी, 5 लाख की कैपिटल लगाई, ठीक है। और इसमें प्रॉफिट हमारा ऐड हो जाता है, वो भी हमारा कैपिटल का ही पार्ट होता है। प्रॉफिट हमारा कितना निकालना था, ये रहा हमारा प्रॉफिट 60,000 का, तो 60,000 हम इसमें से ऐड कर देंगे। तो एक तरह से ये भी क्या हमारा इवेंट मतलब रिजल्ट निकला। इस ट्रांजेक्शन का रिजल्ट निकला कैपिटल, और रिजल्ट निकला कैश बैलेंस, और रिजल्ट निकला क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट। ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, इवेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अकाउंट्स। अब अकाउंट्स देखते हैं। अकाउंट्स का क्या मीनिंग है पहले वो समझते हैं। देखो अकाउंट्स मैंने बताया था क्लासिफिकेशन करना, इससे पहले चैप्टर क्या था, तो क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या था, एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह रखना। और वो कहाँ पे रखते हो आप, अकाउंट्स में रखते हो, अकाउंट्स में रखते हो, है ना। एक जैसे आइटम को कहाँ पे रखते हो, अकाउंट्स में रखते हो। और अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, जो डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब एक खाता किसी व्यक्ति विशेष से भी हो सकता है, किसी पर्सन से भी लिंक हो सकता है, या किसी आइटम से लिंक भी हो सकता है, ठीक है। लेखांकन में एक व्यक्ति से लिंक होता है, उसको भी व्यक्ति से लिंक होगा तो उसको भी अकाउंट बोल सकते हैं। संपत्ति से भी लिंक हो सकता है, लाइबिलिटी से भी लिंक हो सकता है, एक्सपेंसिव से भी लिंक हो सकता है, और इनकम से भी लिंक हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग रखेंगे। जिस स्थान पर ऐसा लेखा किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, अकाउंट। जैसे घनश्याम का खाता या मोहन का खाता है, तो घनश्याम जितनी भी एंट्री करेगा वो सारे ही अकाउंट एंट्री कहाँ करोगे, घनश्याम के में। राम जितनी भी एंट्री करेगा उसको कहाँ लिखोगे, राम के अकाउंट में। और मशीन से लिंक जितनी भी एंट्री की जाएगी उसको कहाँ लिखोगे, मशीन का खाते में। तो हमने अकाउंट्स का क्या मीनिंग पढ़ा, एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह पे रखना। जैसे आप सभी लोग कॉमर्स पढ़ने चाहते हैं, ठीक है, आप अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी पढ़ना चाह रहे हो, तो आपको कौन सा सेक्शन दिया गया, बी सेक्शन, कॉमर्स का बी सेक्शन दिया गया। तो आपने एक जैसे बच्चों को पढ़ने वाले को एक ग्रुप का नाम दे दिया कि वो है आपका बी ग्रुप कॉमर्स, ठीक है। और साइंस के, और फॉर एग्जांपल साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सभी केमिस्ट्री फिजिक्स को पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो एक जैसे नेचर की हैं, जैसे प्रकृति की हैं, तो उनको हम कौन से सेक्शन में रख देंगे, सेक्शन ए, जिसका नाम लिख देते हैं हम साइंस ग्रुप। तो अकाउंट का मतलब भी ऐसा ही होता है, एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह रखना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हो इसका फॉर्म कैसा होता है। देखो इसकी शेप होती है, अकाउंट्स की शेप होती है, एक तो डेबिट साइड होती है और एक होती है क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। डेबिट साइड होती है और एक होती है क्रेडिट साइड होती है। संक्षिप्त रूप में डेबिट को हम क्या लिख सकते हैं, DR, और क्रेडिट को हम क्या लिख सकते हैं, CR लिख सकते हैं। ओके, डेबिट को क्या लिख देते हैं, DR, और क्रेडिट को लिख देते हैं CR लिख सकते हैं। और इसकी मतलब कैसे दिखाई दे रहा है, T की रूप में। और अकाउंट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। तो इसको मैं ढंग से समझा देती हूँ आपको। देखो सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा है, अकाउंट्स पढ़ा है। अब अकाउंट का मतलब क्या होता है, एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह रखना। एक जैसे नेचर के आइटम को एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह रखना।
क्या कहलाएगा? आपका अकाउंट्स कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? आपका अकाउंट्स कहलाएगा। ओके, बट यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे इसकी शेप कैसी होती है। इसकी शेप होती है जैसे आपका टी बनाते हैं ना, वैसे होता है। इस साइड तो क्या लिखोगे आप? लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, और इस साइड क्या लिखोगे? राइट हैंड साइड क्रेडिट। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम? DR, और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम? CR। ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अकाउंट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? अकाउंट तो हम ऐसे लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? ऐसे भी लिख सकते हैं। डेबिट को हमने कैसे लिखा शॉर्ट फॉर्म में? ऐसे लिखा। और क्रेडिट को हमने ऐसे लिखा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल। देखो कैपिटल क्या होती है? नाम है पूंजी। तो पूंजी कौन लगाएगा? जो बिजनेस का ओनर है वही लगाएगा ना। तो उसको क्या बनाएंगे? मतलब जब व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में कोई भी पैसा लगाता है, धन लगाता है, उसको क्या बोलेंगे? पूंजी कहते हैं। और ऐसा धन वो किस में लगा सकता है? कैश की फॉर्म में भी लगा सकते हैं, किसी गुड्स की फॉर्म में लाइक स्टॉक डेप्टर की फॉर्म में भी लगा सकते हैं, किसी एसेट की फॉर्म में भी लगा सकते हैं। स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी की सहायता से ही व्यवसाय में माल और संपत्तियां खरीदी जाती है। मतलब जो भी वो पूंजी लगाएगा उसी की हेल्प से क्या खरीदेंगे? गुड्स और असेट्स खरीदेंगे। पूंजी की राशि ज्ञात करने के लिए व्यवसाय की सभी चालू और स्थायी संपत्तियों को जोड़कर इसमें से आउटसाइड डेप्टर को घटा दिया जाता है। तो बच्चे जैसे पूंजी का फॉर्मूला क्या है? असेट माइनस में देनदारियां। जैसे एक व्यवसाय की नकदी 20,000 रुपये, मशीनरी 50,000 रुपये है, 1,00,000 रुपये की आपकी क्या है? माल है। देनदार है आपके 40,000 के। लेनदार मतलब जिसको आपको पेमेंट करनी है, लायबिलिटी है। तो व्यवसाय की पूंजी क्या होगी? ठीक है, तो इसको मैं समझा देती हूँ आपको। देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? कैपिटल। कैपिटल है नेक्स्ट पॉइंट हमारा। फोर्थ पॉइंट क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल हम कैसे निकालेंगे? कैपिटल क्या होती है? जो बिजनेस का ओनर बिजनेस में धन लगाता है, मनी लगाता है, वो क्या कहलाएगी? कैपिटल लगाती है। तो आपको ना एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कैपिटल का। कैपिटल का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो क्या है आपका? कैपिटल का फॉर्मूला होना चाहिए, या फिर तुम ऐसे याद कर सकते हो, लायबिलिटीज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। लायबिलिटीज इक्वल टू लग जाओ, ये याद होना चाहिए। लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल इक्वल टू असेट, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ये वाला ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मतलब जब लायबिलिटीज में आप कैपिटल जोड़ते हो तो वो किसके बराबर होगा? आपका एसेट के बराबर होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में दिखा रखा है। ठीक है, आपकी एसेट मतलब क्या दी हुई है यहाँ पे? इस क्वेश्चन में दिखाया हुआ है कैश है ना, वो कितना दिया गया है? 20,000। और मशीनरी कितनी दी गई है? 50,000। और गुड्स कितना दिया गया है? 1,00,000 का। डेप्टर दिए गए हैं, डेप्टर मतलब एसेट 40,000 की। ठीक है, क्रेडिटर कितने दिए गए हैं आपके? 30,000। और इसने क्या पूछ लिया? कैपिटल बताओ। कैपिटल को फाइंड आउट करना है। कैपिटल को फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। बट ये हमें पता होना चाहिए लायबिलिटीज़ क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, और एसेट कौन सी होती है। लायबिलिटीज़ जो आउटसाइड पार्टी को पेमेंट करनी होती है, कैपिटल जो बिजनेस के ओनर ने लगा रखी है, एसेट इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा? एसेट के बराबर होगा। ठीक है, अब हम देखो
लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल आएगा। लायबिलिटीज कौन सी है? क्रेडिटर। क्रेडिटर कितनी है? 30,000 की, तो 30,000 हम क्या कर देंगे, यहाँ आ जाएगी फॉर्मूले पे। और प्लस में कैपिटल का हमें तो कैपिटल तो फाइंड आउट करनी है ना, तो कैपिटल आ जाएगी इक्वल टू असेट। असेट कौन सी हुई हमारी? 20,000। और मशीनरी भी हमारी असेट है, और 1 लाख मतलब गुड्स भी हमारी असेट है, ठीक है। और डेप्टर मतलब 40,000 भी हमारी असेट है। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, देखो, 1,40,000। 1,40,000 में 60 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2 लाख। 2 लाख ही तो आ जाएगा, सॉरी 20,000 प्लस में 40,000 कितना आएगा? 60,000। 60,000 में 1 लाख जोड़ोगे 1,60,000। 1,60,000 में 40 जोड़ोगे तो 2 लाख आएगा। कितना आएगा? 2 लाख आएगा। दो लाख आ जाएगा ये। सॉरी, यहाँ पे मशीनरी हमारी 50,000 की थी, तो मैंने ये 40,000 गलती से लिख दिया, ये 50,000 आएगा, क्योंकि 20,000 तो हमारा कैश है ना, और 50,000 हमारा है मशीनरी की, और गुड्स है हमारा 1 लाख का, डेप्टर है हमारे 40,000 के। तो अब इसको ऐड करना, ये आ जाएगा 1,70,70 और 40, ये आ जाएगा 2,10,000 आएगा, ये 2,10,000, ठीक है। अब 2,10,000 आ गया, ये 30,000 है, प्लस में कैपिटल है, ठीक है। ये 30,000 था, प्लस में क्या था? कैपिटल था, इक्वल टू 2,10,000। अब इसमें से लेस करोगे तुम, 2,10,000 में 30,000, तो 30,000 लेस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1,80,000। तो 1,80,000 क्या हुई आपकी? कैपिटल। तो यही आपको फाइंड आउट करनी थी, यही आपको फाइंड आउट कर, ये आपका आंसर हुआ। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।